नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, पहले तो बधाई तो देना ठीक नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम जब 2 तारीख को हमारी आपसे भी बात हुई और जैसा एग्जिट पोल वालों ने कहा था कि 400 पार, कोई कह रहा था 401, कोई 450, कोई 435। ईमानदारी से बताऊं, आपसे भी मैंने कहा कि लग रहा था कि शायद 5 तारीख से पॉलिटिकल एनालिसिस तो इस चैनल पे बंद कर देनी होगी। साहित्य की बात करेंगे, मनोरंजन की बात करेंगे, कुछ और नहीं बात नहीं करेंगे। देखिए, कई चीजें थी, कई मैंने देखिए, आप पॉलिटिकल एनालिसिस तब बंद कर दीजिए आनंद जी जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। ये 240 पे भी तब आ गए जब सारे अनफेयर मीन्स इन्होंने यूज किए। मेरा दावा जी है यदि फेयर इलेक्शन होते तो ये 200 के नीचे निपट जाते। जी बीजेपी जी 200 के नीचे निपट जाती। जी सारे हथकंडे आपने अपना लिए। आप चाहे वो बकते रहे, आप चुनाव आयोग, आप लोगों के अकाउंट सीज कर दिया, आपने लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड बिल की, आपने अपोजिशन पार्टीज को फाइनेंस नहीं मिलने दिया चुनाव लड़ने के लिए। लोग स्वयं भू लड़े हैं चुनाव। महाराष्ट्र के एक उम्मीदवार कांग्रेस का कि मैं किस्सा बताता हूं, उसकी रैली थी, वो रैली को जा रहा था, रास्ते में कुछ गांव के लोग खड़े दिखे, उसने गाड़ी रोकी तो गांव के लोगों ने वही नेताजी का स्वागत किया। बोले कैसे खड़े हो, कोई बीमार का? बोले नहीं, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। बोले क्यों? बोला साहब हमने पूरे गांव ने 25,000 रुपए कंट्रीब्यूट करके गाड़ी खरीदी दो और रैली के ठिकान पे लोगों को लेके आने फेरी लगा रही है, एक के बाद एक। तो उसने बोला आपने क्यों मुझे बोल देते? बोले नहीं साहब, कांग्रेस के अकाउंट सीज किए गए, पैसा कहाँ है आप लोगों के पास, तो हम कर रहे हैं। ऐसा लोगों ने चुनाव लड़ा सर। हम बार बार कहते कि जनता ने चुनाव लड़ा और इन पागल लोगों ने जनता को भी चुनाव ठीक से लड़ने नहीं दिया। अरे तुम्हारी औकात होती तो साथ में लड़ते। आज बड़े इतरा रहे कि हम जीत गए। और जो आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल के टाइम पे भी मैं लगातार इस बात पे अड़ा रहा। कई पोर्टल्स पे हम आमने सामने भी थे, साथ में भी थे। तब भी मैंने कहा कि एग्जिट पोल कुछ भी कहे, मैं 235 से आगे नहीं जा रहा हूं, ±5 तो ही। क्यों कह रहा था? क्योंकि ये एग्जिट पोल एक टेबल पे बने थे। ये तथाकथित जो सेपोलॉजिस्ट है कि हमने ये किया वो किया वो किया, शर्म आनी चाहिए। एक टेबल पे बने थे। ये बेसिकली सत्ता पक्ष के भड़वे हैं जो आके यहाँ काम करते हैं। ये बोलते हैं कि हमने साइंटिफिक किया है। इन्होंने सर्वे और एग्जिट पोल, इस पूरी विधा का इतना अपमान किया कि अविश्वसनीयता बना दी। क्योंकि आप जी टेबल पे करते हैं, आप राजस्थान में 33 सीटें देते हैं, 25 सीटों में से 33 देते हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस 9 पे लड़ रही है, आप उसको 11 देते हैं। ये आपका ये है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे 15 पे लड़ रहा था, उसमें 13 सीटें वो उद्धव ठाकरे के सामने लड़ रहा था। दोनों को जितवा दिया इन्होंने। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दोनों उम्मीदवार विजेता। ये कहां है? ये टेबल पे बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि आपको वो जो जयराम रमेश कह रहा था उसमें दम होगा, मैनिपुलेशन करने की बात। और अभी देखिए आप, बीजेपी में कई लोग जो है वो बहुत ही छोटे छोटे मार्जिन पे जीते हैं। देखिए अब जब पूरा रिजल्ट जब लोड होगा तो यूपी में करीब 8 सीटें बीजेपी, 7 या 8 सीटें बीजेपी जीती है 10 से 12 हजार के मार्जिन से। बहुत मतलब आप अरे मैं 10 से 12 हजार गुरु जी, मार्जिन मैं 1200 1500 की बात कर रहा हूं। जी जी। अभी आने दीजिए, पूरे रिजल्ट जब सामने आ जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन अशोक भाई, मैं इसलिए इस बात को कहना थोड़ा दर्शकों के सामने भी है। ये एक चीज तो प्रूव हो गई, ये जो एग्जिट पोल है, मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ यशवंत देशमुख का मालूम था, उनका आरएसएस कनेक्शन। मुझे प्रदीप गुप्ता का नहीं मालूम था। मुझे कल ये भी पता लगा कि प्रदीप गुप्ता साहब पीयूष गोयल के क्लास फेलो, और फिर सार्वजनिक रूप से उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मेरे सखा हैं। तो दोस्ती निभाने आए हो कि देश को बेवकूफ बनाने आए हो? क्योंकि देखिए ये सारे लोग स्टॉक मार्केट, नहीं, मैंने क्या कहा, मैं यशवंत देशमुख को थोड़ा रिलीफ इसलिए देता हूं क्योंकि कई चैनलों पे मैं यशवंत देशमुख के साथ बैठा हूं। कई बार यशवंत देशमुख ने बीजेपी से मार खाई, गालियां खाई है। खासकर बंगाल के टाइम पे जब उन्होंने बोला कि ममता जीत रही है पिछले विधानसभा में, तो उसकी मां बहन करी इन लोगों ने, इन बीजेपी वालों ने। तुम बीजेपी के हो, इसने कहा कि लेकिन मैं जो दिखता है उसको कैसा करूं। थोड़ा बहुत होता है, मैं मानता हूं। मैं यशवंत को कई जगह मैं इस बारे में मैं वो रिलीफ देता हूं क्योंकि कोई जगह पे मेरे सामने फोन आया, मैं उसको सुनवाया, उसने मुझे देख कैसी गाली पड़ रही। तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का थोड़ी हूं यार, मेरे चाचा थे, मैं दुबई में रहता हूं, मेरा इंटरनेशनल काम है, मैं अमेरिका में भी
एग्जिट पोल करता हूँ, सर्वे करता हूँ, अमेरिकन इलेक्शंस के करता हूँ, वो मेरे बराबर उतरते हैं, मेरी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन एक गुप्ता, अच्छा, लेकिन वो कभी पार्टी नहीं बनता। जब उसको पूछो वो बोलता है मेरा हमारा आकलन गलत हो गया, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये गोदी एग्जिट पोल है या मोदी एग्जिट पोल है, तो राजीव गुप्ता को इतना ही बोलना था कि भाई वो विपक्ष के नेता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हम तो एक प्रोफेशनल है, हमने सर्वे किए, हमारी जो फाइंडिंग है हमने आपके सामने देखी, जनता का नतीजा क्या है, जनता जनार्दन क्या चाहती है, आएगा 4 तारीख को, तब हम देखेंगे कौन सही कौन गलत। लेकिन इसने तुरंत ट्वीट कर दिया अंगूर खट्टे, तभी पता पड़ा कि तू तो बीजेपी का प्रकोष्ठ है। मैं राजू गुप्ता को गलत नहीं कहता, देखिए वो पार्टी के लोग हैं, पार्टी उनको फंड करती होगी पता नहीं, क्योंकि घर बेच के तो कोई काम नहीं करता, ये अच्छा धंधा है, बहुत पैसा है इसमें। तो जब ये लोग करते हैं, उन चैनलों का क्या जो उसको दिखाते हैं, क्योंकि चैनलों को क्या दिखाने के पैसे मिलते हैं, उस चैनल ने अपनी क्रेडिबिलिटी का क्या। मैंने कल जब नतीजे आ रहे थे तो सुबह मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि आज ये सब चुनाव खत्म हो जाएंगे पापा, नतीजे भी आ जाएंगे, तो विल गो फॉर डिनर, कहीं खाना खाने चलते। तो मैंने बोला नहीं बेटा, क्योंकि एग्जिट पोल जैसे नतीजे आ गए तो तुम्हारा पिता रात को 12 बजे तक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके माफी मांगेगा, मेरा 235 का आकलन था, मेरा गलत हो गया। ये इतने आदमी में इंसानियत होनी चाहिए। और मैं कहां गलत हुआ ये मैं बताता। महाराष्ट्र के नतीजों के बारे में मैंने बोला था बीजेपी सिंगल डिजिट पे आ गई, लेकिन मैं इसके लिए माफी मांगता हूं कि एकनाथ शिंदे की सीटें 7 आ गई। उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं आंकने में गलती हो गई। जो अजित पवार के बारे में कहा था सुपड़ा साहब को हो गया। मैंने महाता विदर्भ में 1 सीट आएगी, 2 आया, मराठवाड़ा में 1 भी नहीं आएगी, 1 भी नहीं आई। मुंबई में मैंने कहा था पीयूष गोयल छोड़ के कोई नहीं आएगा, वही आई। लेकिन एक जगह मेरा यदि गलत हो गया तो मुझे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दर्शकों ने विश्वास रखा है। तो इतने ये दिल चाहिए। और यदि आ गया जो मैंने कहा वो सही हो गया तो उसके लिए मेरा क्रेडिट नहीं। आनंद जी आप हमसे सीनियर हैं, हम जब कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे 150, 200, 500 पत्रकारों की अलग अलग लोगों की मेहनत होती है। हम तो एक डिलीवरी बॉय है जो सामने आके बस अपनी जबान हिला के बता देते हैं, लेकिन पीछे कैलकुलेशन करने वाले, स्टेट वाइज कैलकुलेशन करने वाले, मेरा पूरा ऑफिस न्यूज लॉन्चर का एक सीट पे कैलकुलेशन कर रहे थे। 3-3 रात लोगों ने जग के निकाली पिछले जगह की। ये देखिए ये ऐसी बुकलेट की बुकलेट होती है, ये देखिए ये बुकलेट है, ऐसी ये बुकलेट है, ये टेबुलेशन है, ये महाराष्ट्र का टेबुलेशन है पिछले चुनाव का, स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, कास्ट वाइज, मेल फीमेल, ये सारा करते हैं तब जाके इस लेवल पे आते हैं। तब भी हमें डर लगता है कि हम सही होंगे कि गलत होंगे। जनता जनार्दन को कोई पकड़ नहीं सकता, जनता का मूड कोई नहीं भाप सकता। हमारे यहाँ रात को कोई बात होगी तो उसका दूसरे दिन प्याज के ऊपर सरकारें गिरते हुए हमने देखी। अब उसके बाद फिर भी यदि सही है तो उसका क्रेडिट उन तमाम लोगों को जिनने हमारे साथ मेहनत की। मैं तो कुरियर बॉय हूं, लेकिन यदि गलत हुआ तो फिर मेरे फेस पे आपने देखा था, जिम्मेदारी मिलेगी। और अशोक भाई क्या ये तमाम चैनल, इन तमाम चैनलों के हेड उन तमाम सर्वे वालों के साथ बैठ के माफी मांगेंगे? ये कैसे मांगेंगे? ये खुद पामिरियन बने हैं, सत्ता के दलाल बने हैं सर। मतलब शब्द नहीं मेरे पास, पत्रकारिता को इतना घसीटा, इतना नीचे लेवल पे लिया है इन्होंने। और फिर प्रधानमंत्री को पूछते कि आप थकते कैसे नहीं, आप एनर्जी कहां से लाते हैं? आपको शर्म आती है पूछने में कि मणिपुर में क्या हो रहा है? आपको शर्म आती है पूछने में कि इतनी महंगाई क्यों है? शर्म आती है आपको पूछने में कि बेरोजगार क्यों है, पेपर लीक क्यों होते हैं, लोग 8-8 साल तक कैसे इंतजार कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए? शर्म आती है आपको? किसान आत्महत्या करता है, शर्म आती है आपको? क्योंकि एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के, एयर कंडीशन गाड़ी में जाके मोटी तनख्वाह लेने की आदी हो गए। समाज के प्रति पत्रकारिता का एक दायित्व होता है, वो समाप्त हो गया, धंधा हो गया इनके लिए पत्रकारिता। इसलिए दुख होता है। इसलिए इन एग्जिट पोल को मैंने बिल्कुल, एग्जिट पोल को इनको लोगों ने बाजारों में पकड़ के पूछ लेना चाहिए, ओ गुप्ता इधर कहां गए तेरा 400? मूर्ख बना था हमको।
दूसरा अशोक भाई, एक मतलब मैं उस पर भी इसलिए कर लूं क्योंकि फिर हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे, शायद अगली बार चर्चा हो ना हो। इलेक्शन कमीशन के राजीव कुमार जब ये कल कहते हैं कि वी हैव लर्नड लेसन कि 1 जून को बहुत गर्मी पड़ती है और इलेक्शन 30 अप्रैल तक होने चाहिए, तो क्या पिछले दिनों में 1 जून को बर्फ पड़ती थी? मैं कई जगह पूछा हूं, क्या कोई आपको कभी याद है कि 1 जून को बर्फ पड़ रही थी हम लोग जहां पे बैठे हैं? मतलब ये राजीव गुप्ता, कई सैकड़ों लोगों की शहादत हुई है इसमें, मतलब जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है उसमें, जो इलेक्शन पार्टीज है उसमें लोग मरे हैं। मैं तो इनको सीधे सीधे आई स्क्वेयरली ब्लेम हिम फॉर दैट। मैंने कहा था सर, मैंने एक शो किया इस पे, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए राजू कुमार पे। कल साफ साफ मैं राजू कुमार को एक कोबरा लाके देता हूं, कटवा के देख, मरता है कि नहीं आदमी, कटवा के ही देख, और बाद में कहना कि भाई मैंने साहब से कटवा लिया, मुझे पता नहीं था मरता है कि नहीं आदमी। क्या जून पहली बार आया था? 75 साल हो गए दो देश को। 1950 में पहली बार चुनाव हुआ, 4 महीने का चुनाव हुआ, 52 में, 1952 में पहली बार चुनाव हो रहा था, लोगों को पता नहीं था, प्रक्रिया से लेकर सारी चीजें 4 महीने लगे थे। उसके बाद 4 दिन में भी चुनाव हुए इस देश में 1980 में। आपने 1952 के बाद सबसे लंबा चुनाव खींचा, क्योंकि आपको सत्ता पक्ष को पूरा समय देना था। सत्ता पक्ष तो पूरा दबा के पैसा बहा रहा था, उनको किसी चीज की तो कमी थी नहीं, विपक्ष के पास पैसा नहीं था। आपने लंबा चुनाव खींच के क्या 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 कर दिया? जून में ये नहीं थी तो इसको जून मालूम नहीं क्या है? ये भी भगवान का ऊपर, जैसे ये अजन्मा है, बायोलॉजिकल नहीं है, ऊपर से एकदम पटक टपक गया अभी एकदम पूरे उसी इसी एज में, और वहां से भगवान ने ऊपर से छोड़ा, सीधा जाके इलेक्शन कमीशन में बैठा। बचपन भी देखा होगा, जवानी भी देखी होगी, जून में क्या होता है इसको पता नहीं है, इतनी गर्मी पड़ती है, शर्मसार है। इससे जैसे मतलब शेर शायरी करवा लो इससे, वो भी ट्रक के पीछे लिखे हुए शेर शायरी, अरे अच्छी शेर शायरी कर तो किसी मुचारे में बिठाएंगे। सड़क छाप शेर शायरी करता है, इस सड़क छाप इंसान से कोई अपेक्षा नहीं है। जब तक चुनाव आयोग में रहेगा तब तक चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इतनी नीचांक गई है, इतनी नीचे गई है कि जिस आदमी को यह पता नहीं है कि इस देश में राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के हिसाब से हुआ, वो कहता है कि राम मंदिर का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि उनकी उपलब्धि है सरकार की। सरकार की काय की उपलब्धि भाई इसमें? कौन सा मोदी जी ने अपनी जमीन बेच के मंदिर बनवाया है? सरकार की उपलब्धि यही है कि सरकार ने टैक्स पेयर्स की इस पैसे के और लोगों के डोनेशन को अपने बाप की बपौती समझ के कैश करने का प्रयास किया, जो जनता ने नकार दिया। अयोध्या ही नहीं, पूरा अवध साफ हुआ है। पता पड़ा है राम ने कितना बड़ा श्राप दिया। अशोक भाई, अयोध्या का तो सबसे बड़ी बात यह है कि रामचंद्र जी ने अपने, जैसे उनका केवट जो था वो दलित समुदाय से आता था, उसको एक तरह से आशीर्वाद दिया। वहां पे एक दलित समुदाय से एक जनरल सीट पे अवधेश प्रसाद जी ने लल्लू सिंह को जिस तरह से हराया है, वो भी साफ जाहिर हो रहा है कि जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि ये ऊपर वाले का इंटरवेंशन था, तुम्हें अयोध्या में दिखाना था कि नहीं तुम जीत नहीं सकते हो। लल्लू सिंह वहां 2 बार के एमपी हैं, कद्दावर नेता हैं, उनको अवधेश प्रसाद जी ने आके वहां पे पटखनी दी है। मैं थोड़ा एक चीज और कहूंगा अशोक भाई, जनरल स्पेसिफिक 1-2 चीजों पर आने से पहले, अब ये माने चाहे ना माने, सीट का बात करो, मोदी जी चुनाव हारे हैं। मैं इवन उड़ीसा में जहां इन्होंने मतलब बिल्कुल सुपड़ा साफ किया है, सुपड़ा साफ नहीं हुआ है, वहां पे मैं ये मानूंगा नवीन पटनायक ने गिफ्ट रैप करके इनको उड़ीसा इनके हाथों में सौंपा है थ्रू पांड्यन, क्योंकि ये तो सौंपा, ये सामने दिख रहा था हमको और आपको कि उड़ीसा में क्या हो रहा है। अगर हमको आपको महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दिख रहा था तो वो भी, मैं थोड़ा उस पर भी कहूँ मोदी जी जैसा। और एक चीज और, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश हम सब लोग, मैं उसको नहीं, लेकिन वो केवल एक व्यक्ति का है, वो उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। 8.5 लाख वोट से अगर जीत के आ रहा है, अब देखिए तुम कैसे इग्नोर करते हो उसको। अब इग्नोर करके दिखाओ जरा शिवराज सिंह चौहान को इंडियन पॉलिटिक्स। यदि इनको फिर सत्ता मिल गई, यदि ये फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो ये सिर्फ 2 लोगों की केयर करेंगे, ये चंद्रबाबू नायडू की केयर करेंगे, ये नीतीश कुमार की केयर करेंगे। दोनों को ये बाप बोलेंगे अपना, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को रोंदेंगे। स्मृति ईरानी फिर मंत्री बनेगी, राज्यसभा से लाई जाएगी,
कंगना राणावत को भी मंत्री बनाया जाएगा। ऐसे कई लोग होंगे मंत्री जो हमको ढूंढने पड़ेंगे कहां से आए, और सारे एस्टेब्लिश लोगों को घर पहुंचा दिया जाएगा। गडकरी जी को भी मंत्री नहीं बनाएंगे, शिवराज को भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि हम तो अपने बलबूते पे हैं और ये दो बाप को बस खुश रखना है। लेकिन ये जो दोनों लोग हैं, इन दोनों लोगों के बारे में क्या क्या अपशब्द कहे भाजपा ने, खासकर अमित शाह जी ने, ये सारा वीडियो मार्केट पे घूम रहे हैं। दूसरी बात, इन दोनों ने एनडीए में रहने के बावजूद एनडीए छोड़ा मोदी जी की वजह से। लेकिन यहाँ गंगा में पानी बहुत बहा बिहार में, वहां कृष्णा कावेरी में बहुत पानी बहा है आंध्रा में। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, जैसा जितना मैं जानता हूं उनका नेचर, वो अपने स्वयंभू अपने बलबूते पे सरकार चलाएंगे। वहां पे उनको बीजेपी की जरूरत नहीं, वहां पे पूर्ण बहुमत है उनके पास और अच्छा बहुमत है। वो अपनी सरकार चलाएंगे और दिल्ली को नचवाएंगे। सरकार चलाएंगे, 4% मुस्लिम आरक्षण देंगे जो उनका पोल प्रॉमिस है। मैंने क्या कहा, अभी मोदी जी को हम कहेंगे यदि आंध्र प्रदेश में है तो यूपी में क्यों नहीं, गुजरात में क्यों नहीं, ये भेदभाव क्यों? वहां मदरसे को 5,000 रुपए महीना मेंटेनेंस भी मिलेगा, लिख लीजिए आप आज। और वहां नूरी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए साल का बजट में प्रावधान भी होगा। ये भी मैं रोक ले मोदी जी में दम हो तो। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये थूक के चाटने वाले लोग हैं। ये किसी को गाली देते हैं, कल उसके गले लगते हैं, समय आने पे किसी के पैर पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनको अपनी कोई प्रिंसिपल नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनकी कोई अपनी इज्जत नहीं है, अस्मिता नहीं है। बस एक ही चीज है, एन केन प्रकरण सत्ता में रहना है। इतनी शर्मसार हार होने के बाद भी आप 300 से 240 पे आ गए। इतनी हार होने के बाद भी आप ये कहते हैं कि भारी भक्कम विजय। अमित शाह जी ट्वीट करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारी भक्कम विजय और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई। अरे किसको विजय कहते हो? अब एनडीए की विजय हो गई। चुनाव के समय भी एनडीए ही लड़ती, एनडीए की सरकार होती, चुनाव के समय एनडीए की गारंटी होती। मोदी की गारंटी 240 के वारंटी में टर्न हो गई। अब आगे करें। जी जी, मैं एक चीज और आपको बताऊं। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि ये यहाँ खूब चल रहा है। अमित शाह ने कहीं शायद प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में वैसे कहा है कि ये योगी जी की वजह से हम लोग यूपी हारे। उनके जो भक्त हैं इस समय पागल हो गए हैं, इतनी गाली अमित शाह को दे रहे हैं कि एक गुजराती तो यूपी में आके, मतलब इतनी गाली गलौज शुरू हो गई, बीजेपी के लोग गाली दे रहे हैं। बट नेचुरल एक बात, क्या टिकट बंटवारे के समय, टिकट अनाउंस करने के समय योगी जी को कॉन्फिडेंस में लिया था? नहीं। क्या प्रचार कैसा किया जाए, किसी भी लोकसभा के चुनाव के प्रोसेस में योगी आदित्यनाथ को भाजपा ने विश्वास में लिया? नहीं लिया। आप अपने हिसाब से टिकट बांटते रहे, आपने राजभर को ज्वाइन करवा दिया। क्या योगी आदित्यनाथ ने कहा था ज्वाइन करवा दो? आप योगी आदित्यनाथ को काम करने नहीं दे रहे, ऊपर से लगातार उनके खिलाफ फ्रंट खुलवा रहे 10। अपने हिसाब से लोकसभा चुनाव लड़ रहे, हर जगह आप अपनी मनमानी की, और फिर कहते हो कि योगी जी रिस्पॉन्सिबल। योगी किस लिए जिम्मेदार है भाई? कौन सी सीट के लिए योगी जिम्मेदार है, बताए जरा। कौन सा उम्मीदवार योगी के कहने से दिया? और देखिए योगी जी, आपने उम्मीदवार लड़ाया और हार गया, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है ये? तो योगी की कृपा है कि आपको 1.5 लाख से जितवा दिया वहां से। आप तो चुनाव हार गए थे, 3 राउंड में राय आगे था, 11-11 हजार से आगे था, और 1.5 लाख जैसे शर्मनाक मार्जिन से आप जीते हैं, प्रधानमंत्री है देश के। चलो अमित शाह तो गांधीनगर है उनका, ये है। इधर देखिए गुजरात, इसमें जिस आदमी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं, उस आदमी को लोगों ने 8 लाख से जितवा दिया, जिसका नाम शिवराज सिंह चौहान है। किसी को पता नहीं शिवराज जी क्या बनेंगे, लेकिन प्रदेश उनसे प्यार करता है,
राज्य सरकार भी उसने लेके आया वो अपने बलबूते पे, आपने उनको साइड को पटक दिया। 29 सीट लाने में भी उनका जबरदस्त योगदान है, उसको फिर साइड में पटकेंगे, क्योंकि आपको बोने लोग चाहिए आपके साथ, आपको गाने वाला आदमी नहीं चाहिए, आपको पीछे सिर्फ ताली बजाने वाले कव्वाल चाहिए। ये जी सिर्फ बेसुरा सुरा जैसा भी ये दोनों गाएंगे, बाकी ताली बजाएंगे। जी लेकिन इस बार गाने का माइक छीनने के लिए 2 लोग और आएंगे, वो है नीतीश कुमार भी, यदि एनडीए की सरकार बनती है तो। क्योंकि नीतीश कुमार और अपने चंद्रबाबू नायडू सभी लोगों से बात कर रहे हैं। जी मैं अशोक भाई एक और चीज मैं इसलिए आपसे पूछ लूं, मुझे 3-4 ऐसी चीजें हुई हैं जो मुझे लगा कि नहीं ये शायद होना जरूरी था, और मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे कहीं ना कहीं से ये लगा कि नहीं ये आप संतुष्टि हुई। मणिपुर में बीजेपी की करारी हार, और मतलब वो एक जरूरी था इस संदेश देना, वहां कांग्रेस जीती है सरप्राइजिंगली। टेनी का हारना, स्मृति ईरानी का हारना, कमलनाथ का छिंदवाड़ा से हारना, और अंत में ममता बनर्जी की इतनी रिसाउंडिंग विक्ट्री वेस्ट बंगाल में। मैं इन 3-4 पे आपके बहुत छोटे छोटे, मतलब मणिपुर इंपॉर्टेंट है, टेनी का हारना इंपॉर्टेंट था, स्मृति ईरानी का हारना इंपॉर्टेंट है। ये सब संदेश हैं, ये सब देश के नाम संदेश हैं जो लोगों ने दिए हैं। मणिपुर का हारना, मणिपुर की जनता ने दिखा दिया कि वो मणिपुर में क्या चाहते हैं। मणिपुर की जनता ने ये बार बार दिखा दिया कि मणिपुर में केंद्र सरकार फेल हो गई, उनका केंद्र से विश्वास उड़ गया है। मणिपुर ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर एरिया है सर, हम वहां पे क्यों हमारे भाई बहनों को ये बता रहे कि उनकी जरूरत हमको नहीं, कल वो कहीं और चले गए तो हमारी नाक कितनी कट जाएगी। क्यों करते हैं हमारे साथ? क्या मात्र वो गांजा की खेती चंद राजनीतिक लोगों के फायदे के लिए, या पैसा इतना इंपॉर्टेंट है? और गांजा इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आपने पूरा एक राज्य जला दिया। आज मैं तो वो हेमंत विश्व शर्मा का कोई ट्वीट तो दिख नहीं रहा है मुझे अभी। पहले तो खूब मजे ले लेके ट्वीट करते थे, आज 240 पे ट्वीट करे जरा। बैसाखियों पे सरकार चलेगी, एनडीए की सरकार चलेगी। हम नहीं चाहते कि सरकार वीक हो, सरकार ठीक होनी चाहिए, लेकिन सरकार चलाने वाला यदि पागल सांड बन गया तो उसका कैस्ट्रेशन करना भी जरूरी है, उसको बैल बनाना जरूरी है। और जनता ने काम किया है, जिसको चाहे उसको सिंह मार रहा था तो जनता ने उसका इलाज किया, ऐसा मुझे लगता है। उसके लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को धन्यवाद, नतमस्तक होता हूं मैं उत्तर प्रदेश के लोगों के विजडम, पॉलिटिकल विजडम पे। आज कम से कम हमारे जैसे कई लोग इस बात की सांस ले पा रहे हैं कि संविधान बचा रहेगा, इस बात की सांस ले रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र बचा रहेगा। बराबरी का, यदि लोकसभा में बराबरी के लोग होंगे तो एक अंकुश रहेगा, ये बहुत जरूरी था। और यदि ये नहीं है तो फिर एक कैसा पागल सांड 10 साल तक चलता रहा और कैसा सिंह मारता रहा और अपना ही नुकसान करता रहा, अपने देश का नुकसान करता रहा। इन तमाम चीजों के लिए अभी ये 2 लोग जो साथ में आ रहे हैं, जो एनडीए के पार्टनर साथ में आ रहे हैं, उनको भी केयरफुल रहना होगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि चंद्रबाबू के पूरे सांसद बीजेपी में चले जाए। जी, उनकी हाँ, इनकी नजर तो उनकी पार्टी पे है ही, ये तो सबको पता है। देखिए, जो डकैत होता है ना, जो पॉकेट मार होता है, सॉरी, वो पॉकेट मार कितना भी आपको सुधारो, जाते जाते जब वो चला जाएगा तो एक बार पॉकेट जरूर चेक करना, क्योंकि जाते जाते फिर आपका पॉकेट मार ले, उसको हुक्की आ गई, क्योंकि ये आदतन डकैत है, पॉकेट मार है जी, ये दिखाई देता है। जी जी अशोक भाई, एक चीज और, अब मैं फाइनली 2 स्टेट की बात कर लें। महाराष्ट्र की एक सीट आपको, आपके जैसे बोलते हैं ना बैक ऑफ द हैंड, कौन कहाँ है क्या है, वो था। मुझे यूपी का एक अच्छा एक्सप्लोर था। ये 2 स्टेट ने मिलके जहां से 128 सीट आती हैं, पिछली बार बीजेपी की 106 सीटें थी इस बार। और मतलब ये भी बता दें दर्शकों को कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन की कुल 10 सीटें थी, कुल 10 सीटें थी। इस बार इन दोनों जगह मिलके 75 सीटें हुई हैं, 10 से 75 पहुंचे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इन दोनों राज्यों ने एक बहुत ही डेवलप्ड है, मतलब एक के पास
बहुत संसाधन है कंपेयर टू यूपी। यूपी के लोग वही नौकरी करने वहां जाते हैं, और एक गरीब है लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खड़ा रहा है। मैं थोड़ा इन दो राज्यों के बारे में स्पेसिफिकली आपसे पूछूंगा, जो जिसने मैंडेट बिल्कुल वैसा दिया जो इस समय जरूरत थी, वक्त की जरूरत थी। मैं इन दो राज्यों के बारे में पूछूंगा। देखिए, दो राज्यों में एक तो बड़ी क्लियर कट है। यदि हम रीजन वाइज जाए तो विदर्भ में एक दो सीटें आई हैं, गडकरी की एक सीट आई और एक आध सीट और आई है बीजेपी की, वो भी बाय फ्लूक से आई है, ये तो सुपड़ा साफ है। मराठवाड़ा पूरा सुपड़ा साफ है। कोंकण में दो सीटें आई है इनकी, एनडीए गठबंधन की, लेकिन उसमें बीजेपी की एक भी सीट नहीं है। हाँ, बीजेपी की एक सीट है नारायण राणे की और एक एनसीपी की है अजित पवार की। उसके बाद आप मुंबई में आइए, मुंबई में पूरा सुपड़ा साफ है। मुंबई की सारी सीटें हार गए, एक पीयूष गोयल की छोड़ के। फिर आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, कल्याण और ठाणे, ये दोनों सीट एकनाथ शिंदे ने ली। इस बार एकनाथ शिंदे और शिवसेना जहां जहां लड़ी, वहां एकनाथ शिंदे ने कुछ जगह पे अच्छा किया। और जो रिपोर्ट है मेरे पास वो ये है कि अभी भी कुछ जगह पे पुराना चिन्ह ही लोग, जैसे औरंगाबाद में सारा खेल धनुष्यबाण का हुआ। लोगों ने शिवसेना का धनुष्यबाण समझ के धनुष्यबाण को वोट दिया। वहां ये मशाल नहीं ठीक से पहुंचा पाए। लेकिन मुंबई में शिवसेना थी और मशाल, मुंबई में पहले भी एक बाई इलेक्शन में मशाल उतारी थी, तो वो मशाल का लोगों के पास वो था, तो मुंबई में सुपड़ा साफ हो गया। वो एक डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट उद्धव ठाकरे को दिया जाता है। सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट शरद पवार का रहा, ऑलमोस्ट ऑल। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, और बीजेपी, जैसे कि मैं बार बार कह रहा था, सिंगल डिजिट पे आएगी, वो आएगी। और बीजेपी जो सिंगल डिजिट पे आई, उसमें कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन है, मतलब अपना खुद का कंट्रीब्यूशन है उसमें। ये जो तुम्हारे गडकरी की विक्ट्री को मैं बड़ी, गडकरी अपने ताकत पे आ गए, और गडकरी विपरीत परिस्थिति में आ गए। इतना पैसा लोगों ने फेंका गडकरी को हराने के लिए, और उसमें सभी लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं और गुजरात के भी लोग हैं। खूब प्रयास किया, लेकिन अथाह प्रयास, रात दिन मेहनत करके वो जीता गया, नागपुर ने इज्जत रखी। दूसरी बात, एकनाथ खड़से को ये लेके आए। एकनाथ खड़से जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मुख्यमंत्री बन सकते थे, बहुत सीनियर लोगों में थे, जिन्होंने बीजेपी को बीजेपी बनाने में महाराष्ट्र में पूरी जिंदगी लगा दी। उसको देवेंद्र फडणवीस ने अपमानित इतना कर दिया कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ी, वो एनसीपी में चले गए, लेकिन दिल से तो वो संघी थे। फिर जब बीजेपी ने अप्रोच किया उनको, तो बाकायदा शरद पवार से मीटिंग करके वो वापस बीजेपी में आ गए। तो उनके वजह से 3-4 सीटें उत्तर महाराष्ट्र में आ गई। रावेर उनकी बहू खुद वो रक्षा, वो वहां से निकल लाई, और बाकी एक दो सीटें, 2-3 सीटें जो है वो सिर्फ एकनाथ खड़से का कंट्रीब्यूशन है। देवेंद्र फडणवीस का क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरा आज सवाल है। देवेंद्र फडणवीस का कंट्रीब्यूशन पार्टी को सिंगल डिजिट लाने पे, ये देवेंद्र फडणवीस का बड़ा कंट्रीब्यूशन। सबसे बड़ा विलन यदि महाराष्ट्र में कोई हुआ है इस पूरे लोकसभा चुनाव का, तो देवेंद्र फडणवीस है, जो एक जमाने में ब्लू आइड बॉय हुआ करता था, महाराष्ट्र की जनता का ही नहीं, वो प्रधानमंत्री का भी था। की रेस में थे भाई, वो प्राइम मिनिस्टर के थे। बस नरेंद्र के बाद देवेंद्र ही थे, तो नरेंद्र के भी लोगों ने अपनी जगह बता दी, और देवेंद्र को तो बिल्कुल ही बता दी कि तुम उसे लायक में भी नहीं हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहने के। ये वहां पे है। अजित पवार को अपनी जगह पता पड़ गई, वो कहाँ है, अपनी पत्नी को भी नहीं चुनाव जितवा के ला पाए। सबसे बड़ा मास्टर प्लेयर जो महाराष्ट्र की राजनीति का आज भी भीष्म पितामह साबित हुआ, वो शरद पवार है। उम्र के इस पड़ाव में कैंसर जैसे व्याधि से लड़ते हुए, शायद हम तो व्हील चेयर से उड़ भी नहीं सकते, लेकिन सुबह 7 बजे से आज भी लगते हैं काम पे, और वो 80+ का युवा, उसने सही मायने में जो पटकनी दी है बीजेपी को, एनडीए को, वो काबिले तारीफ है। शिवसेना ने एक बहुत बड़ी गलती की, एक सांगली सीट थी, सारे कांग्रेस कहती थी कि ये हमारी सीट है, लेकिन शिवसेना में कुछ लोग हैं जैसे संजय राउत जैसे, मतलब जो दिमाग से कम सोचते, हर जबरदस्ती उस शिवसेना से, मतलब कांग्रेस से वो सीट शिवसेना ने ली, क्योंकि कोल्हापुर की सीट शिवसेना के पास थी। कोल्हापुर में जो छत्रपति महाराज, शाहू महाराज के वंशज चुनाव लड़ रहे थे, उनने एक कंडीशन डाली थी कि मैं लोकसभा तभी लड़ूंगा जब मैं कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहता हूं। तो कांग्रेस की वो सीट कोल्हापुर दी, तो कोल्हापुर के एवज में कोई और सीट लेते, उन्होंने सांगली ही मांगी जानबूझ के।
और क्या हुआ, सांगली में शिवसेना ने अपना उम्मीदवार दिया, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दिया, और कांग्रेस का एक इंडिपेंडेंट लड़का इन सबको पटकने देते हुए जीत गया। इससे राजनीतिक दलों को यह देखना चाहिए, जब हम समीकरण लेके बैठते हैं, यदि हमारे पास जीता हुआ उम्मीदवार नहीं है तो वो सीट छोड़ने में शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जीतना, सबको इकट्ठा होकर जीतना मुश्किल जरूरी है। जो ट्रांसलेशन बॉडी लैंग्वेज से लेके ऊपर की यूनिटी से लेके नीचे के कार्यकर्ता तक एका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दिखा, वो मुझे लगता है देश में इससे बेहतरीन उदाहरण कहीं नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड गठबंधन, जो ऊपर से नीचे नीचे तक पर्टिकुलर हो, इवन नेताओं के बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट हो। जो प्रधानमंत्री बड़े बड़े कहते थे, उनका तो खाता नहीं खुलेगा जी इंडी का तो खाता भी नहीं खुलेगा जी, उनकी क्या बात करना। ऐसी पटकने दी है कि खुद की सीट बचाते बचाते नाक में दम आ गया। जी, महाराष्ट्र में प्याज का इशू बहुत जबरदस्त था। 6 सीटें हैं, एक लाइन से प्याज की सीटें, प्याज बेल्ट जिसको कहते हैं, पूरा का पूरा खत्म हो गया। बीजेपी को बिल्कुल साफ उन्होंने नासिक से लेके पूरा एरिया खत्म कर दिया, मुंबई तक, नासिक से लेके मुंबई तक पूरा बेल्ट, जो प्याज वाला बेल्ट है, सारे लोग हार गए वहां पे बीजेपी। मराठा आंदोलन ने झटका दिया। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में नतीजे बहुत अच्छे आए। उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से आत्ममंथन करना होगा, क्योंकि जहां एकनाथ शिंदे को 2 सीटें मिलनी थी मुश्किल से, वो सीटें ज्यादा कैसी बढ़ी, और वो जो ज्यादा बढ़ी, चलो 1-2 जगह सिंबल का डाउट मैं मानता हूं, मैं भी मानता हूं कि जो संभाजी नगर है, औरंगाबाद, वहां तो चंद्रकांत खैरे का हारना मात्र सिंबल के चक्कर में हुआ। वो सीट पहले एमआईएम के पास थी, मल्टी कॉर्नर वहां पे हुआ, एमआईएम भी लड़ा, वहां उद्धव ठाकरे भी लड़े और एकनाथ शिंदे भी लड़े, तो वो सीट एकनाथ शिंदे को मिल गई सिर्फ सिंबल के चक्कर में। तो सिंबल बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये भी देखा हमने। मैं एक चलते चलते एक प्रश्न पूछ लूं। महाराष्ट्र में जैसा कहा जा रहा है कि एक थोड़ा रीअलाइनमेंट होगा, शायद घर वापसी होगी शिवसेना की, और दादा अजीत पवार की भी घर वापसी शायद हो। नहीं, दोनों की नहीं होगी। दादा अजीत पवार ने भी, अब मुझे लगता है दादा अजीत पवार को अब राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए। जो अपने बारामती भी अपनी पत्नी को भी जितवा के नहीं ला पाए। 4 सीटें ली थी उन्होंने, उनको अपनी औकात मालूम थी, 4 में से 1 जीत गया सुनील तटकरे, वो अपने भरोसे जीत गया। पिछली बार भी जीत गया था 5000 मार्जिन से, इस बार मार्जिन बढ़ा लिया उसने, क्योंकि वहां पे उसने काम किया। तो अजीत पवार का कोई लेना देना नहीं वहां से। तो अजीत पवार की अपनी सीटें क्या होगी, क्यों सुपड़ा साफ हो गया, अजीत पवार को सोच लेना चाहिए। अजीत पवार इसलिए थे कि शरद पवार का हाथ सर पे था। अजीत पवार की स्थिति बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते जैसी हो। कुत्ते को लगता है कि वही बैलगाड़ी खींच रहा है, और फिर गुमान हो जाता तो बैठ जाता है, बैलगाड़ी ऊपर से निकल जाती है, और जब धूप लगती थी उसको तब समझ में आता है कि बैलगाड़ी तो बैल चला रहे थे, और बैलगाड़ी के पीछे नीचे नीचे चलते हुए मुझे तो छाव लग रही थी। ये स्थिति आज अजीत पवार की हो गई। महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि वापस लोग जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे। एक बड़ी जीत अहमदनगर की थी, वीके पाटिल साम्राज्य है उनका अहमदनगर में। वीके पाटिल के पिताजी को भी आपने देखा होगा, जो समाजवादी ग्रुप लेके महाराष्ट्र कांग्रेस में खड़े रहते थे, और मंत्री तक रहे हैं केंद्र में। ऐसे दिग्गज आदमी, प्रवरा नगर सहकारी कारखाना साम्राज्य है अहमदनगर में, वहां सुयोज वीके पाटिल हार गए, और एक बहुत ही छोटे कार्यकर्ता से, लंके करके है, एक एमएलए था, उसने पटकने दी। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जीत सुप्रिया सुळे के बाद यदि शरद पवार के पास कोई है तो वो लंके वाली, क्योंकि वीके पाटिल और शरद पवार ये 3 पीढ़ियों की दुश्मनी थी। पिताजी रेवेन्यू मिनिस्टर है, बेटा सांसद, जो पटक नहीं दी, उसके लिए लंके का काम, शरद पवार की दूरदृष्टि और लोगों का स्नेह, ये बीजेपी से उग गए थे लोग, ये तोड़ा फोड़ी से उग गए थे। कम से कम अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आने वाले 5 साल में ये समझ लेना चाहिए कि गुजरात जैसा राज्य देश नहीं चला सकते। हर राज्य की अपनी तासीर होती है, हर राज्य के क्षेत्र को
ये उपमहाद्वीप है, यहाँ हर राज्य के आने वाले क्षेत्र को आपको इज्जत देनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री है, वो लोग इज्जत करते हैं आपकी, तो आपको इज्जत देनी चाहिए। आपको अपने कैबिनेट कलीग की इज्जत देनी चाहिए, आपको गुलाम नहीं समझ लेना चाहिए। जी, और जी, नेताओं को, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, उनको मंत्रिमंडल में लाइए। ये ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के भरोसे, कारपोरेट सेक्टर के दलालों के भरोसे सरकार चलाना छोड़ दें। नहीं तो इस बार 242 आई, अगली बार 142 भी नहीं आई। ये होता है। जी, जी, जी। चलिए अशोक भाई, लेकिन अंत में एक चीज कहेंगे कि हिंदुस्तान का आम जन, जो शायद गांव में रहता है, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं माना जाता है, उसका विवेक, उसका ज्ञान इन सारे ज्ञानियों से ऊपर था, और उसने इस देश के लोकतंत्र को इतना संभाल के और बचा के रखा है। इसके लिए हम सब लोगों का भाई नमन है उस आम आदमी के लिए, क्योंकि उसने उसके अपने विवेक की जब बात आई, तो उसने बड़े बड़े ज्ञानियों को, ये बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड और कहां के पढ़े हुए लोग जो ये कर देंगे, सेफोलॉजिस्ट फलाना, उसने उनको कहा तुम घर में रहो, इस देश का भविष्य हमारे हाथ में, और हम जानते हैं इस देश को कैसे चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद।